तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कोलिजन और कोलिजन की दो डिफरेंट टाइप्स यानी कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। डेली रूटीन में हम जो है वो टक्कर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिज़िक्स में हम इस ऑब्जेक्ट्स के टकराने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कोलिजन। यस स्टूडेंट्स, कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पार्टिकल्स फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, और इंटरेक्ट करें। ऐसी इंटरेक्शन को हम कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया है बाय मीन्स ऑफ अ फोर्सेस, मतलब पार्टिकल्स फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के करीब आए। तो वो फोर्सेस क्या है, बेसिकली वो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो काम कर रही होती हैं। वो फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर काम कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उनके दरमियान जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं उसको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैडम को एग्जांपल दें तो यस, एग्जांपल ये है कि आप देखते हैं कि मशीन, जो हमारे घरों में मशीन होती है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन, वो ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है। इतने डिफरेंट एग्जाम्पल में क्या है, कोलिजन ऑफ अ व्हीकल्स, देन है हमारे पास हैमर ऑन अ नेल हेड, देन है कोलिजन बिटवीन प्लेयर एंड अ फुटबॉल, कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स। तो बेसिकली आप देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को देख लें, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कोलिजन होती है व्हीकल्स के दरमियान, ठीक है। ये भी आप डेली लाइफ में देखते हैं। इसके अलावा जब हम क्या कर रहे होते हैं, नेल को हैमर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी कोलिजन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो आप देखते हैं मैचेस वगैरह, तो प्लेयर और फुटबॉल के दरमियान भी क्या हो रहा होता है, एक कोलिजन, दो आप लोग टकरा रहे हैं, एक प्लेयर और एक फुटबॉल टकरा रहे हैं, तो मतलब कोलिजन हो रही है। इस तरह कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स, यहाँ भी कोलिजन अक्कर हो रही होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल्स थी होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए तो बात कर लेते हैं कि टाइम फॉर कोलिजन। तो जैसे स्टूडेंट्स, कोलिजन हमारे पास अक्कर ही तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है। और ये जो टकराने का प्रोसेस है ना, ये एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में हो रहा होता है, बहुत एक छोटे टाइम में। आप देखते हैं ना रोड एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, गाड़ी एक दूसरे के साथ एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो है वो कोलाइड करती हैं और एज अ रिजल्ट कितना डैमेज होता है, ठीक है। अच्छा, फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन, तो जो कोलिजन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दो मेन रीजंस होती हैं। पहली रीज़न कि वो फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो कोलिजन में इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा ये, वो शॉर्ट इसलिए भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटेंस इसलिए भी होती हैं कि वो एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लग रही होती हैं, ठीक है। तो भी कोलिजन होती है तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली बड़ी फोर्सेस लग रही होती हैं और बहुत कम वक्त के लिए लग रही होती हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकराती हैं, कितने छोटे से टाइम में टकराती हैं और कितना बड़ा डैमेज कर देती हैं। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन है ना कि द फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन आर मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटी, ज़ाहिर है ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जो कि मोशन जिस डायरेक्शन में होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन तो होगी, ठीक है। इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी होगी। तो दीज आर इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब फोर्सेस के, अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग मेंशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉट नेसेसरीली टच ड्यूरिंग कोलिजन। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोलिजन के दौरान जो एक दूसरे को टच ही करें, ठीक है। अच्छा, एक और जो बहुत मज़े की चीज़ थी, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले तो देखें, ये बात ज़रूरी नहीं है ना कि जब भी कि जो कोलिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को टच करें तभी कोलिजन हो। बेसिकली कोलिजन का ही मतलब होता है कि फोर्सेस का एक्सचेंज होना, ठीक है। फोर्सेस कब एक्सचेंज होती है, ठीक है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो और ऑब्जेक्ट उसकी मोशन को इफ़ेक्ट करे, ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस। अच्छा, ये मैडम आपने कैसे कह दिया, आपने तो कहा था कि फोर्सेस कोलिजन का मतलब तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराएंगे तो होंगे। बिल्कुल, इसी बेस पर कोलिजन को दो टाइप्स में कोलिजन, ये जो फोर्सेस का एक्सचेंज है, सॉरी, इसको दो टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट,
ठीक है, और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट समझ गए होंगे, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, मतलब जैसे रोड मतलब फिजिकली एक दूसरे को टच करें। जैसे आप रोड एक्सीडेंट्स वगैरह देखते हैं, मतलब कोलिजन ऑफ अ व्हीकल्स की बात करें तो क्या होता है, दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकराती हैं, ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की क्या एग्जांपल है, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, मतलब ये जो एयर रेजिस्टेंस है, जो आप एयर रेजिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन कर रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, इनडायरेक्ट तरीके से ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मोशन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं रोक रहा, इनडायरेक्ट तरीके से यानी हवा के थ्रू जो है वो मोशन को जो है वो स्लो डाउन करे। ये तो हो गई जर्नल एग्जांपल, और जो मैंने नोट्स में मेंशन किया वो ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिडर द कोलिजन ऑफ अ प्रोटॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम because the two particles are positively charged, they repel each other in their approach. A collision has occurred but the colliding particles were never in contact। ये कहते हैं कि ये जो हीलियम और प्रोटॉन है, ठीक है, हीलियम प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियस जो है, हीलियम और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान भी इंटरेक्शन होती है, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करते। इंटरेक्शन क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान दोनों में पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज हो तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसी रिपेल की वजह से इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से जब प्रोटॉन जो है हीलियम के करीब जाता है तो वहाँ उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो रिपेल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या कहा था, एक्सचेंज ऑफ फोर्स हो गई। एक्सचेंज ऑफ फोर्स क्या हो गई कि वो प्रोटॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, पोजीशन को चेंज कर देगा, मतलब ये वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोटॉन अपनी ट्राइजेक्टरी को चेंज कर देगा, अपने रास्ते को चेंज कर लेगा। लेकिन इंटरेक्शन वहाँ भी हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया प्रोटॉन ने, तो यानी एक्सचेंज ऑफ फोर्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ कोलिजन अक्कर हुई किस वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से प्रोटॉन ने अपनी जगह को चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ भी जो है वो इंटरेक्शन अक्कर हुई, किस वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया, एक दूसरे को टच नहीं किया, लेकिन कोलिजन क्या हो गई, दोनों पार्टिकल्स ने क्या किया, कोलाइड किया। ठीक है, कोलाइड कर लिया विदाउट एनी फिजिकल टच। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल थी आपके पास कि मतलब कोलिजन में जो है वो पार्टिकल नॉट नेसेसरीली टच, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स की हार्मनी को बैलेंस करता है। यूनिवर्स की हार्मनी क्या मतलब, ये हमारा यूनिवर्स है, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चल रहा है। ठीक है, मानते हैं ना, ये एक बैलेंस चल रहा है, स्टेबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है। ये जब भी आपके पास एक सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, तो वो तभी रन कर सकता है जब उसमें बैलेंस हो, जब उसके दरमियान के उस सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। तो जब कोऑर्डिनेशन रहेगी तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी देन बैलेंस है सब कुछ। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी क्या है, ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा जो है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जी। अच्छा, मैं आइसोलेटेड सिस्टम के बताने से पहले आपको थोड़ा मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक एग्जांपल दूंगी और मोमेंटम ट्रांसफ़र थोड़ा सा आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप वाटरफॉल वगैरह देखते हैं, तो पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, तो जब हाइट पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पानी की जो स्पीड होती है उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की वजह से। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी देन कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये कि हमेशा जो मतलब एनर्जी और मोमेंटम है वो सेम तभी रहेगा कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन ये जो है हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब देखिए ना, टोटल एनर्जी जो है उसकी सेम ही रहेगी, लेकिन क्या हुआ, जस्ट एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में, यानी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से जो है थर्मल, लेकिन एनर्जी सिस्टम की सेम ही रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर अगर आ जाए तो मोमेंटम ट्रांसफ़र का क्या मतलब कि एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो। ठीक है, अब मोमेंटम ट्रांसफ़र के दौरान जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब है। ठीक है,
मास सबके पास सेम रहेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एंड वेलोसिटी का ट्रांसफ़र होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा बस। इसके अलावा जो अगर हम बिलियर्ड बॉल की मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखें तो बिलियर्ड बॉल में क्या होता है, एक बॉल दूसरे बॉल को क्या करता है, मारने पर क्या करता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है, सेम ही रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम की तो बात कर लें, वो बहुत आसान सा एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें को मतलब एक सिस्टम ऐसा कि जिसमें कोई बाहर वाली फोर्स इंटरेक्ट ना करे, ठीक है, और वो जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएं, बाकी एक्सटर्नल एजेंसी उनके ऊपर फोर्स ना लगाए। मतलब एक सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं तो वो रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से बाहर वाली कोई फोर्स उस पर एक्सर्ट नहीं करती। दूसरा टाइप्स ऑफ कोलिजन पर अगर हम आ जाएं तो दो टाइप्स हैं कोलिजन की। दो टाइप्स में कौन कौन सी, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आप देखें कि हमारे पास collision in which kinetic energy of the system remains constant is known as elastic collision। कोलिजन की वो टाइप जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है वो सेम ही रहे, कांस्टेंट रहे, इस टाइप की कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब कैसे रहेगी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सेम, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा कोलिजन बिटवीन मैजिक बॉल एंड अ टेबल, ठीक है। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो पहले पार्ट में आपको टेबल और बॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने बॉल को जो है वो टेबल के ऊपर फॉल करवाया, तो फिर क्या हुआ, बॉल टेबल की तरफ गया एंड देन उसी पॉइंट पे दोबारा रिटर्न हो गया जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया था, यानी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो गया। इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं किया, ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं की, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जिसमें एनर्जी का लॉस ना हुआ। तो kinetic energy in elastic collision. In elastic collision, the kinetic energy of the system is equal to the final kinetic energy of the system। तो इसी तरह जैसे आपने देखा कि बॉल ने जिस पोजीशन से हमने उसको फॉल कराया था वो वापस जो है उसी पोजीशन पे चला गया, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको टेम्पररी डिफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि आपने बॉल को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फेंका, ठीक है, लेकिन वो डिफॉर्म हुआ अपनी जगह से कुछ देर के लिए और दोबारा वापस अपनी जगह पे चला गया, इसका मतलब ये कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं और इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी इलास्टिक कोलिजन को आप टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है, वापस बॉल अपनी जगह में नहीं गया था, उसी पॉइंट पे गया जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया था। तो अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, ये वो टाइप है कि मतलब जो आपकी डिफॉर्मेशन है वो रिवर्स हो जाती है जब आप जो आपने फोर्स अप्लाई की थी उसको रिमूव कर दें, मतलब, ठीक है। इन केस ऑफ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बॉडीज़ हमेशा सेपरेटेड रहेंगी, जैसे कि आपने देखा ना टेबल और बॉल दोनों क्या होंगे थे, सेपरेट हैं, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से सेपरेट हैं आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन तो है ही, आफ्टर कोलिजन भी, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स में ही जो है वो होती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। अब आपको पता है, मैंने पीछे आइसोलेटेड सिस्टम में बता भी दिया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन इनकी एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं perfectly elastic collision are the collision between gas molecules, all the kinetic energy are conserved because gas molecules influence each other only by collision, they exert no other forces on each other, they do not stick to each other, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स में जो होती है वो अक्कर होती है गैस मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका कोई लॉस ही नहीं होता, वो तो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं,
एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे होते हैं, कोई एक्सटर्नल अदर फोर्स उन पे एक्सर्ट नहीं होती। दैट इज़ द इन इलास्टिक कोलिजन, ये बिल्कुल इलास्टिक के ऑपोजिट होगा। सो ये वो कोलिजन है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इस टाइप की कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास हार्ड स्टील का यानी मेटल बॉल, तो क्या करेगा, मेटल बॉल फेंका, क्या मेटल बॉल जो है वो बाउंसी बॉल है? नहीं, वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, डिफॉर्मेशन करेगा, अपनी जगह में वापस नहीं जा सका, ठीक है, और टेबल के ऊपर ही रह गया। इसका मतलब कि इसने काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये अपनी जगह पे रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की तरह। तो इसलिए हमने हेडिंग बनाई काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। The initial kinetic energy of the system is not equal to the final kinetic energy of the system। तो इसीलिए क्योंकि वो अपनी जगह पे नहीं गया, इसलिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। अगर इसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन बोले तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी जगह पे नहीं जा सका, इसलिए हम, और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। It is also known as it plus permanent deformation is also known as a plastic deformation भी इसको बोलते हैं। इलास्टिक कोलिजन को आप परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, ये अपनी जगह पे दोबारा नहीं जाती, ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है। फोर्स हटा भी दे तो भी जो डिफॉर्मेशन है वो उसी तरह रहती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन दैट स्टे इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाई, अपनी जो आपने फोर्स अप्लाई की थी उसको रिमूव भी कर दें, तब भी ये डिफॉर्मेशन उसी तरह रहेगी। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी और जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम और जो एनर्जी होगी वो सिस्टम की, वो हमेशा, हाँ, ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगी और टोटल मोमेंटम वो सेम ही रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर में बताया भी है इन इलास्टिक कोलिजन में, कि जो आपके पास गोल्फ बॉल होता है कितना हार्ड होता है, जब आप इसको हिट करते हैं ना, तो वो भी जो है वो अपनी शेप को चेंज करता है, लेकिन क्योंकि कोलिजन एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, इसलिए हम उसको जो है वो फील नहीं कर रहे होते, ठीक है। वरना जो वहाँ पर भी डिफॉर्मेशन जो है वो अक्कर हो रही होती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।